Hello everyone, myself Nandita Nangia from CA Sansar, and today we are here to discuss about the Residential Status Act as per Income Tax Act and as per FEMA. For that, I heartily welcome CA IP Vivek Khurana sir. Thank you so much sir for giving your valuable time to us. Before going ahead, I request you all to please subscribe our YouTube channel CS Sansar and also press the bell icon so that you will be notified whenever we post new videos and webinars. So, sir, रेजिडेंशियल स्टेटस बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है इसमें कि क्या पर्पस है इसका, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग चेक करना चाहिए या फेमा के अकॉर्डिंग चेक करना चाहिए. कैन यू प्लीज डिस्क्राइब इट इन डिटेल? Thank you very much, Nandita ji, for such a warm welcome. And my sincere thanks to the team CA Sansar for giving me the opportunity once again to discuss about the residential status as per Income Tax Act and as per FEMA. So, you have rightly said कि देयर आर मैनी कंफ्यूजन. सिर्फ कंफ्यूजन आपको ही नहीं है, इवन मैनी अदर पीपल, इवन वन ऑफ माय क्लाइंट अभी पीछे उसकी रिटर्न फाइल कर रहे थे तो थोड़ा एक बहस सी हो गई थी, एक मींस एक आर्गुमेंट्स टाइप कि आई एम नॉट ए नॉन रेजिडेंट एज पर द फेमा. उन्होंने कहा कि मैं तो रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हूँ, तो आपने मेरे को एज पर इनकम टैक्स आपने रेजिडेंट दिखा दिया. तो दैट्स व्हाई सम कंफ्यूजन्स आर देयर बिटवीन द आवर एसएससीज एंड द क्लाइंट्स कि रेजिडेंशियल स्टेटस व्हाट वी हैव टू चेक वेदर एज पर फेमा में कुछ और है एंड वेदर एज पर द इनकम टैक्स एक्ट कि फेमा में यू कैन बी द रेजिडेंट या फेमा में यू कैन बी द नॉन रेजिडेंट एंड इनकम टैक्स एक्ट यू विल बी द रेजिडेंट. तो दैट वी हैव टू चेक एंड द क्रक्स इज दैट if we are checking the residential status as per income tax act, तो वाई दिस इज इम्पोर्टेंट, किस पर्पस के लिए हमें चाहिए एंड फेमा में किस पर्पस के लिए चाहिए. तो इसको एक मैं आपको आइडिया देता हूँ एक जस्ट लेमन लैंग्वेज में कि इफ अगर आपने कुछ इनकम कैलकुलेट करनी है किसी की, तो फॉर दैट पर्पस कि इनकम पर्पस के लिए वी हैव टू चेक द स्टेटस एज पर इनकम टैक्स एक्ट. और अगर कोई इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए कि वेदर दैट पर्सन कैन इन्वेस्ट इन इंडिया और नॉट, दैट वी हैव टू चेक अकॉर्डिंगली एज पर फेमा. तो इसके ऊपर पूरा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट दैट वी विल डिस्कस अबाउट द इंडिविजुअल ओनली. बाकी जो अदर एसेसीज हैं लाइक बाकी अदर पर्संस हैं लाइक एचयूएफ कंपनीज वगैरह, उसके ऊपर हम डिस्कस नहीं करेंगे टुडे. वी विल डिस्कस अबाउट द इंडिविजुअल के ऊपर ही डिस्कस करेंगे. तो इसको लेट मी शो यू थ्रू द पीपीटी. तो just tell me if you are visible for that. Just a moment. So is it okay, Nandita ji? Yes sir, it's perfect. Okay, so residential status of an individual. How different is the residential status of an individual under income tax act and under FEMA? So before that, one disclaimer is there. All these are my personal views and can't be constitute the views of the ICI, CSNSR, or any other authority or any other person. And please don't take it any legal opinion or the legal advice or the professional opinion or the professional advice. And the purpose of this video is to just spread knowledge, information, and awareness, and shall not be treated as solicitation in any manner or for any other purpose whatsoever. And my request to all the viewers, please also go through the relevant section of the Income Tax Act. If any notification, circular, and the FEMA rules, please go through it. So regarding the residential status, जो भी पीछे हमने डिस्कस किया था कि which status as per income tax act और as per FEMA किसको चेक करना है हमने, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, एनआरआई कैसे है, तो दैट वी विल डिस्कस वन बाय वन. तो मैंने अभी आपको बताया भी था कि इफ वी हैव टू कैलकुलेट द इनकम, अगर हमने इनकम कैलकुलेट करनी है फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स, देन वी हैव टू चेक द रेजिडेंशियल स्टेटस एज पर इनकम टैक्स एक्ट. And even if you are filing the income tax return, at that time also they will ask you whether you are resident, non-resident, ROR, RNOR. तो that's for income tax purpose. फेमा का उसमें कोई लेना देना नहीं है. तो रिमेंबर दैट, जो मैंने आपको बताया कि आर्गुमेंट हो गया था एक हमारे क्लाइंट्स के साथ, यू डोंट हैव टू चेक एज पर द फेमा.
you have to check as per the income tax act. इनकम टैक्स एक्ट में डिफरेंट है, फेमा में डिफरेंट है. एंड इफ यू वांट टू ओपन सम अकाउंट, अगर कोई आप एनआरआई हैं, आपको एनआरओ एनआरई अकाउंट ओपन करना है, कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है, दैट यू हैव टू चेक फॉर द पर्पस ऑफ फेमा. फिर इनकम टैक्स का कोई मीनिंग नहीं है कि आपको रेजिडेंट स्टेटस फेमा का कब देखना है, फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, और इनकम टैक्स का इनकम टैक्स पर्पस के लिए. सो पहले हम देखते हैं एज पर द इनकम टैक्स एक्ट. So income tax act के accordingly जो section 6 है, a person can be resident or the non-resident. वो कैसे resident होते हैं या कैसे non-resident होते हैं, that we will check. तो if a person become the resident, तो वो खाली resident नहीं होता, that can be ROR, resident and ordinary resident, and another one is resident but not ordinary resident. तो अगर रेजिडेंट है तो उसके अंदर फर्दर बाइफर्केशन इज आरओआर एंड आरएनओआर, एंड अगर रेजिडेंट नहीं है देन नॉन रेजिडेंट. दिस इज एज पर इनकम टैक्स एक्ट. एंड जो रेजिडेंट हम चेक करते हैं रेजिडेंट इन इंडिया, दिस इज अकॉर्डिंग टू द फिजिकल नंबर ऑफ डे स्टे इन इंडिया. फिजिकल नंबर, और ऐसा भी नहीं है कि आपको कंटिन्यू कितने नंबर ऑफ स्टे डेज आर डे स्टेज इन इंडिया. तो उसमें आपका जो अराइवल, जब आप आए हैं, या आप जो डिपार्चर है, बोथ विल बी, दोनों काउंट होंगे. तो इसमें हम कैसे करेंगे, तो इसमें दो कंडीशन है सेक्शन 6 में. फर्स्ट इज बेसिक कंडीशंस, अनदर वन इज एडिशनल कंडीशंस. जो बेसिक कंडीशंस हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, एडिशनल कंडीशन करेंगे, कब रेजिडेंट होगा, कब नॉन रेजिडेंट होगा, कब रेजिडेंट के बाद आरओआर होगा या आरएनओआर होगा. अभी हम डिस्कस कर रहे हैं एज पर इनकम टैक्स एक्ट एंड सेक्शन 6. तो जो बेसिक कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन इज ही इज इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर, रिमेंबर द वर्ड प्रीवियस ईयर, फॉर ए पीरियड और पीरियड्स अमाउंटिंग टू ऑल ऑफ 182 डेज. तो पहली कंडीशन है 182 डेज आर मोर. 182 डेज आर मोर. मैं आपको बाद में डिफरेंशिएट भी करके बताऊंगा फेमा में क्या है, यहाँ पे क्या है, क्या डिफरेंस है. तो एज पर इनकम टैक्स कि ही इज इंडिया फॉर द प्रीवियस ईयर, यहाँ पे वर्ड है प्रीवियस ईयर, फॉर ए पीरियड ऑफ 182 डेज आर मोर, क्योंकि हम जब रिटर्न फाइल करते हैं दैट्स अकॉर्डिंग टू द असेसमेंट ईयर. तो यहाँ पे वो प्रीवियस ईयर का बता रहा है कि प्रीवियस ईयर में 182 डेज आर मोर है. एंड सेकंड कंडीशन है ही इज इन इंडिया for a period of 60 days or more during the previous year, and 365 days or more during 4 immediately preceding the previous year. तो 60 days तो previous year में and 365 in 4 preceding previous years. तो ये दो बेसिक कंडीशंस हैं. तो इसको हम चेक करते हैं कि बेसिक कंडीशन कौन कौन सी फुलफिल करनी है और एडिशनल कंडीशंस कौन कौन सी फुलफिल करनी है. तो एडिशनल कंडीशंस जो है, फर्स्ट इज ही हैज बीन रेजिडेंट इन इंडिया इन एट लीस्ट 2 out of 10 previous years immediately preceding the relevant previous year. And second, he has been in India for a period of 730 days or more during 7 years immediately preceding the relevant previous year. तो first two is the basic condition, second two is the additional conditions. तो if a person, अगर जो इंडिविजुअल है, हम अभी इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, तो इफ ही सेटिस्फाई एटलीस्ट वन, जो हमारी दो बेसिक कंडीशंस हैं कि 182 डेज आर मोर और 60 डेज इन द प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन द 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स, उसमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल कर देता है, देन ही विल बी द रेजिडेंट एज पर इनकम टैक्स. और अगर नन ऑफ द बेसिक कंडीशन, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन, जो ये 2 कंडीशंस है ए एंड बी जो मैंने मेंशन कर रखा है, दिस एंड दिस वन, अगर इसमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं करता, देन दैट पर्सन विल बी द नॉन रेजिडेंट एज पर इनकम टैक्स एक्ट. तो अगर वन कंडीशन, कोई भी एक कंडीशन फुलफिल कर देते हैं, देन रेजिडेंट. क्लियर यहां तक? देन नेक्स्ट, एन इंडिविजुअल इज नॉट ओनली रेजिडेंट, कि अगर आप रेजिडेंट बन गए तो आपको चेक करना है फर्दर वेदर यू आर आरओआर, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, आर आरएनओआर, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट. तो यहाँ पे क्या है, इफ ए रेजिडेंट, फर्स्ट यू बिकम द रेजिडेंट, अब रेजिडेंट बोथ द एडिशनल कंडीशंस, कि आपको एडिशनल कंडीशन फुलफिल करनी है, जो ये 2 हैं, दोनों की दोनों, नॉट सिंगल वन,
both the two additional condition satisfy करते हैं, then ROR. और अगर आप इनमें से कोई एक कंडीशन फुलफिल करते हैं या दोनों नहीं करते, देन RNOR. तो ROR के लिए क्या करना है आपको, इन दोनों में से फर्स्ट आपको एक कंडीशन, बेसिक कंडीशन में से फाइल फुलफिल करनी है, तो आप रेजिडेंट बन गए, एंड देन बोथ द टू एडिशनल कंडीशन फुलफिल करोगे, देन ROR. एंड फर्स्ट बेसिक कंडीशन फुलफिल कर देते हो, उसमें से सेकंड कर देते हो, वन कर देते हो एडिशन में से, या कोई भी नहीं करते, देन RNOR. सो नाउ आई थिंक दिस इज क्लियर कि कब आप रेजिडेंट बनोगे, कब आप नॉन रेजिडेंट बनोगे एज पर इनकम टैक्स एक्ट. इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी देयर है इन बेसिक कंडीशंस, वो भी मैं डिस्कस नहीं करूंगा कि इफ इन केस इफ एनी इंडियन सिटीजन हु आर लिविंग इंडिया आर द मेंबर ऑफ क्रू, तो उस केस में जो आपके 60 डेज की जगह 182 डेज हो जाएंगे. देन कुछ इसमें एक हमारा जो डीम्ड रेजिडेंट भी था, सेक्शन 6 में एक न्यू प्रोविजंस लेके आए थे कि अगर आपकी एनुअल इनकम अबव 15 लाख रुपीस है, तो उसमें पीरियड ऑफ स्टेइंग कंट्री हैज बीन रिड्यूस्ड टू 122 डेज और मोर. अगर लेस देन है तो 182 डेज है 15 लाख रुपीस का. ये कुछ एक्सेप्शंस हैं. सो दिस इज एज पर इनकम टैक्स. क्लियर? तो इनकम टैक्स में या थ्री कैटेगरीज आर देयर, ROR, RNOR एंड नॉन रेजिडेंट. only resident is not possible. Resident के बाद further you have to check whether ROR and RNOR, resident and ordinary resident, resident but not ordinary resident. This is as per income tax act. Now as per FEMA, FEMA में जो definition है as per person resident in India under section 2 subsequent उसमें B में and 2 subsequent W में, उसमें mention है जो FEMA में डिफाइंड है रेजिडेंट एंड द रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, रेजिडेंट इन इंडिया एंड रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया. तो रेजिडेंट इन इंडिया के लिए क्या चेक करना है हमने, जो FEMA में सेक्शन 2 में डिफाइंड है, तो उसमें इट्स क्लियरली मेंशन ए पर्सन residing in India more than 182 days during the course of preceding financial year. तो ये दो डिफरेंस हैं, और इसमें बट डज नॉट इंक्लूड्स टू एक्सेप्शंस आल्सो देयर. तो इनकम टैक्स में क्या था, 182 डेज आर मोर. यहाँ पे क्या है, मोर देन 182 डेज एज फॉर फेमा. और वहां पे क्या था, इन द फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पे प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. तो जब आपने चेक करना है उसका प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, वहां पे आपका असेसमेंट ईयर में चेक करना है. यहाँ एट द टाइम कि जब कहीं आप जा रहे हो या कहीं आप एंटर कर रहे हो इंडिया से या इंडिया से बाहर चेक कर रहे हो, you have to check the status for a particular point of time in FEMA. तो इसमें दो exceptions are there FEMA में. First is जो A लिखा हुआ है, if a person who has gone out of India or who stay outside India in either case, कि कोई अगर बाहर चला गया है या बाहर रह रहा है कोई पर्सन जो इंडिया से बिलोंग करता है, तो इन दैट केस फर्स्ट इज फॉर आर ऑन टेकिंग एंड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, कि अगर वो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए बाहर जा रहे हैं, या फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और वोकेशन, वोकेशन में आप कोई कंसल्ट या कोई सिंगिंग या कुछ और पर्पस के लिए जा रहे हो आउटसाइड इंडिया, और एम्प्लॉयमेंट हो गया, बिजनेस हो गया, वोकेशन हो गया, और फॉर एनी अदर पर्पस, in such circumstances as would indicate his intentions to stay outside India for a uncertain period. कि मैं इंडिया से बाहर जा रहा हूँ, मेरे को भी नहीं पता when will I कब आऊंगा वापस, तो it's a uncertain period. तो in these three cases, these are the exception. तो in these cases that person will be resident outside India. तो in this cases हम जो उसका preceding financial year 182 days चेक नहीं कर सकते, चेक नहीं करेंगे, and on that day जब वो इंडिया से लीव करेगा, उसी दिन that person will be the resident outside India. So समरी में भी मैंने मेंशन किया, if a person leaves India for the purpose of employment, अगर employment purpose के लिए, business or for any other purpose, उसमें vocation भी है, business vocation, तो for any other purpose that indicate his intention to stay outside India for a uncertain period, then that person will become resident outside India from the day he leaves for that purpose. So clear? And second exception is for a person who came to India or stay in India in either case, otherwise then for an taking an employment in India, for carrying a business in or location in India, for any other purpose.
in such circumstances as would indicate his stay intention to stay in India for uncertain period, that person will be person resident in India. सो वहां पे क्या था, अगर कोई पर्सन जो इंडिया से है, अगर वो ही लिव्स इंडिया for the purpose of employment, for the purpose of business, vocation, or any other purpose for uncertain period. तो दैट वाज एक्सेप्शन। तो उस केस में हम 182 डेज नहीं चेक करेंगे जो उसके प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में है। उस केस में ऑन दैट डे जब वो लिव इंडिया करेगा, उसी डेट को दैट पर्सन विल बी रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। और इस केस में कोई पर्सन इफ केम टू इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, or for any other purpose that indicates intention to stay in India for uncertain period, then that person become person resident in India from the day he came to India for such purpose. तो इस केस में भी हम जो उसका प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 182 डेज चेक नहीं करेंगे। तो कोई पर्सन अगर वो प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर वो 10 दिन इंडिया में रहा है और बाद में इस पर्पस के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिजनेस के लिए, वेकेशन के लिए आया, देन दैट पर्सन विल बी द पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। और इस केस में अगर कोई पर्सन प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज से भी ज्यादा इंडिया में रहा है, बट ही लेफ्ट इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया या फिर बिजनेस वेकेशन उस पर्पस के लिए, इन दैट केस जिस डेट को अगर वो लेफ्ट करेगा इंडिया, दैट पर्सन विल बी द पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। वो हम चेक नहीं करेंगे, दिस इज द एक्सेप्शन। तो दिस इज पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, और जो रेजिडेंट इन इंडिया नहीं कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करता, इन दैट केस दैट पर्सन विल बी द नॉन रेजिडेंट पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, जिसको हम एनआरआई भी कहते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन। तो इसमें जो डिफरेंस है इनकम टैक्स एक्ट में, जो फेमा में जो मेजर डिफरेंस है, तो इसमें जो हम इनकम टैक्स में चेक करते हैं, हम फॉर रेलेवेंट ईयर जो स्टेटस चेक करते हैं कि वेदर इट्स ए रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। बट फेमा के अंदर मोर देन वन, कि ऐसा नहीं है कि आपको पूरे ईयर में ही एक स्टेटस हो सकता है, दैट डिपेंड्स कि आप कब मूव कर रहे हो या नहीं कर रहे। और सेकंड जो चेंज है, आई टोल्ड यू इनकम टैक्स में 182 डेज आर मोर है एंड फेमा में 183 डेज आर मोर है। एंड देन इन फेमा जो हम रेजिडेंस स्टेटस चेक करते हैं, दैट्स ऑन ए पर्टिकुलर डेट, कि अगर वो इंडिया में आ रहा है, इंडिया छोड़ के जा रहा है, वो दैट डेट। बट इनकम टैक्स में फॉर ए फुल ईयर जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो मेंशन करेंगे वेदर इट्स ए रेजिडेंट, आरओआर, आरएनओआर और द नॉन रेजिडेंट। तो दिस इज आल्सो द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द बोथ। और जो रेजिडेंस स्टेटस मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, वी चेक जो एज पर जो इनकम टैक्स में हम चेक करते हैं, दैट्स फॉर द टैक्सेबिलिटी ऑफ द टोटल इनकम। जो हम टोटल इनकम चेक करेंगे, फिर उसके ऊपर टैक्सेशन कैसे करना है, और एट द आल्सो रेलेवेंट फॉर द इनकम टैक्स रिटर्न पर्पस, वो उस पर्पस के लिए। बट जो फेमा में आपका स्टेटस है, उसमें कोई भी मतलब उसका कोई लेना देना नहीं है टैक्स लायबिलिटी से, बिकॉज उसमें एक पर्टिकुलर डेट को हम चेक करते हैं कि रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, रेजिडेंट इन इंडिया या रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है। तो उसमें हमारा नो लिंक विद द टैक्सेबिलिटी ऑफ द टोटल इनकम या फिर आईटीआर पर्पस। टैक्सेबिलिटी के लिए एंड आईटीआर पर्पस के लिए, इनकम टैक्स इनकम कंप्यूट करने के लिए, दिस इज फॉर एज पर इनकम टैक्स एक्ट। और फेमा में अगर कुछ हमने क्रॉस बॉर्डर पेमेंट करनी है, या एलआरएस जो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम्स हैं, या कुछ अकाउंट्स ओपन करने हैं, एनआरई एनआरओ अकाउंट, तो देन वी चेक एज पर द फेमा। सो दिस इज रिगार्डिंग जो आप कह रहे थे कंफ्यूजन है रिगार्डिंग द रेजिडेंशियल स्टेटस एज पर द इनकम टैक्स एक्ट एंड रेजिडेंशियल स्टेटस एज पर द फेमा। तो दिस इज बोथ, आई थिंक जो एक कंफ्यूजन था, इवन मैं बहुत मुश्किल से मैंने जो अपने क्लाइंट्स को उसको कन्विंस किया था कि बोथ आर डिफरेंट। फेमा में कुछ और हो सकता है, इनकम टैक्स एक्ट में कुछ और हो सकता है। तो रिटर्न जो हम फाइल करेंगे फेमा से नहीं फाइल करेंगे, क्योंकि हमारा क्लाइंट ही लेफ्ट इंडिया, तो as per the FEMA he was resident outside India, but as for the income tax he was the resident in India, because 182 days or more था यहाँ पे। तो we have to go as per the income tax act। FEMA से हमारा कोई लेना देना नहीं था, but arguments हैं। So this is, you rightly said, confusion was there in as per FEMA क्या है residential status and as per income tax act क्या है। So this is all about the कंफ्यूजन। तो आई थिंक जो आपका कंफ्यूजन था या कुछ और मेंबर्स का या बाकी हमारे क्लाइंट्स का, नाउ इट्स क्लियर नाउ। तो इफ यू हैव एनी अदर डाउट यू कैन आस्क नंदिता जी।
Thank you so much, sir, for such a wonderful presentation. And also, I also thank to our audience to be here and giving your precious time. Before leaving, I request you all to please like, comment, and share the video with your maximum friends so that they will also get notified about the residential status, that how to check and what's the purpose about it. थैंक यू सो मच सर एंड इफ अभी भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं वी विल रिप्लाई यू सून एज वी आर ऑलवेज एक्टिव ऑन सोशल मीडिया थैंक यू सो Yes. Thank you very much. Thanks to all. And Nandita ji rightly said, ki even if you have any further query, you can write it into the comment box. We will try to answer it. So thank you very much. Bye bye. Take care.